क्लासेस शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है और अपलोड कर लिया है। सेकंड पार्ट में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, जिससे उन्हें सेकंड पार्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और उन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई रूरल डेवलपमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है। और ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो नए सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 2021 से 2022 का जो नया सिलेबस आया है उसके बेसिस पे हम ये बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने क्रेडिट के बारे में बात कर लिया है, रूरल क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं और मार्केटिंग की बात कर ली है, ये हमने फर्स्ट पार्ट। चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है एग्रीकल्चर को छोड़कर और सारे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उन सब में वर्क करना, उन सब में एम्प्लॉयमेंट खोजना। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, अब इसको जरा हम मीनिंग देख लेते हैं। इट्स मीन्स टू रिड्यूस द शेयर ऑफ लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फाइंडिंग द एम्प्लॉयमेंट इन नॉन फार एक्टिविटीज़। मतलब कि जो एग्रीकल्चर में जो शेयर है लेबर फोर्स का, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं उनमें से उनका अदर एक्टिविटी में भी जाना क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है। अब इससे होता क्या है, देखिए, टू रिड्यूस रिस्क टू अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इससे क्या हो जाता है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे जो डिपेंड होते हैं उनका जो रिस्क हो जाता है थोड़ा कम हो जाता है। एग्रीकल्चर से हटके भी अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो इससे होता है कि उनकी अर्निंग थोड़ी बनी रहती है। टू गिव वाइडर चॉइस, ठीक है, एक तरह से चॉइस दे देता है कि भाई एग्रीकल्चर से हटके भी एक चॉइस देता है। जैसे भाई एनिमल हैजबेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, तो इन सब में काम करना भी जो है एक तरह से इनको ये सारे चॉइस मिल जाते हैं और एक अच्छी अर्निंग होती है। उसका बाद है देखो, प्रोवाइड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी इससे बना रहता है। अब देखिए टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन। तो देखिए इसमें क्या है, इट्स इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम है, मतलब सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम मतलब कि भाई एक फील्ड में एक सिंगल ही क्रॉप लगाना, उसकी जगह कई सारे क्रॉपिंग करना उसी फील्ड में। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई एक क्रॉपिंग कर रखा है वीट या राइस, तो उसके साथ छोटे छोटे जो है वेजिटेबल्स के भी प्लांट्स लगा देते हैं। ठीक है, जैसे भाई बिटर गोर्ड हो गया, तो इन सब के प्लांट्स क्योंकि वो नीचे जो है नीचे रहेंगे और ऊपर से जो क्रॉपिंग है राइस या वीट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसको क्या कहते हैं कि भाई मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, मतलब एक ही फील्ड में कई सारे क्रॉप्स लगाना। ठीक है, इसके अलावा इसमें भाई टूल्स वगैरह चेंज करना, नए टूल्स वगैरह लाना, ये सारी चीज़ें भी भाई मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम मतलब में आ जाता है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग प्रोडक्शन में आ जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है भाई, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मतलब जो फार्मिंग है उससे अलग एक्टिविटी में जाना। ठीक है, मतलब कि जो एग्रीकल्चर है उस सेक्टर को छोड़ के अलग सेक्टर में जाना, उसको हम ये कहते हैं जैसे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना। देखिए, इट्स इन्वॉल्व द शिफ्ट ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू अदर रिलेटेड एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना क्या है यहाँ पर, प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, अलग एक्टिविटी में। अब देखिए इससे बेनिफिट्स क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बेनिफिट क्या है, रिड्यूस रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, एक तरह से एग्रीकल्चर का जो रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर जो फार्मर है वो मान लो एग्रीकल्चर भी कर रहा है, उसके साथ साथ एनिमल हैजबेंड्री कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई अगर मान लो एग्रीकल्चर में कोई नहीं प्रोडक्शन नहीं होता है या एग्रीकल्चर से वो अर्निंग नहीं कर पाया, तो इससे उसकी अर्निंग बनी रहती है, एनिमल हैजबेंड्री से उसकी अर्निंग बनी रहेगी। ठीक है, तो एक तरह से रिस्क जो है वो कम हो जाता है। देन फिर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, सिंपल सी है। हायर लेवल ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर से भी इनकम हो सकती है और इससे भी हो सकती है भाई जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, तो एक हायर लेवल ऑफ इनकम हो जाता है। मतलब कि भाई इधर भी इनकम हो जाती है, उधर भी इनकम हो जाती है, या कोई फार्मिंग छोड़ के इसमें भी आता है तो वो एक अच्छी इनकम कमाता है, और क्योंकि रिस्क इसमें बहुत कम होता है। फिर है हेल्प टू ओवरकमिंग पॉवर्टी। तो जब अगर इनकम अच्छा होगा
तो क्या होगा कि जो पॉवर्टी लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, मतलब होगा कि अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या है भाई, टाइप ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट। ये जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले है एनिमल हैजबेंड्री। अब एनिमल हैजबेंड्री क्या होता है भाई, एनिमल्स वगैरह को पालना, जैसे शीप हो गए, गोट हो गया, तो इन एनिमल्स को पालना। शीप से भाई उनके क्या नाम है, बाल वगैरह यूज़ करते हैं वुलन कपड़ों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल हैजबेंड्री जो है उनको यूज़ करना, एक तरह से बिजनेस में यूज़ करना। फिर है डेयरिंग, मतलब कि यहाँ पर ये हो गया कि भाई जो मिल्क प्रोडक्ट है उनको मार्केट में उतारना, ठीक है। इसके लिए भाई जैसे गोट वगैरह भी पालना होता है, जिसके मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, काउज वगैरह हैं, ठीक है। तो इन सबको पालना, स्पेशली मिल्क प्रोडक्ट के लिए मिल्क वगैरह जो है मार्केट में लेकर आना। फिर उसके बाद है फिशरीज, मतलब फिश वगैरह पालना, इसको फिशरीज कहा जाता है। इससे भी अच्छा भला इनकम जो है हो जाता है, जो क्या नाम है नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में है, कि भाई आपके पास छोटा फील्ड है, आप उसमें इजीली क्या कर सकते हो, फिशरीज वगैरह कर सकते हो। फिर देखिए हॉर्टिकल्चर, ये इसमें से इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग यहाँ पर है कि भाई जो क्रॉपिंग है, मेनली हमारे इंडिया में जो क्रॉपिंग है वो सिर्फ दो ही मानी जाती है, वीट और राइस, ठीक है। इन्हीं दो पे हम फार्मिंग की बात करते हैं। पर इसके अलावा जो है वेजिटेबल्स वगैरह लगाना, ठीक है, फ्लावर्स करना, फ्रूट्स के क्या नाम है, फ्रूट्स वगैरह लगाना, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह मार्केट में लगाना, उसके प्लांट्स वगैरह लगाना, ये हॉर्टिकल्चर में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाई हॉर्टिकल्चर क्या है। तो वेजिटेबल्स वगैरह के प्लांट्स लगाना, फ्रूट्स वगैरह के प्लांट्स लगाना, ठीक है। तो ये सारे फ्लावर्स वगैरह का बिजनेस करना, ठीक है, उनके प्लांट्स लगाना, ये सारी चीज़ें जो हैं हॉर्टिकल्चर में हैं। अब देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट जो है गोल्डन रेवोल्यूशन है। मैंने स्पेशल इसको लिखा है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में है। तो देखिए इट इज़ द पीरियड ऑफ 1991 टू 2003। तो ये 1991 से 2003 का जो पीरियड मानता है वो गोल्डन रेवोल्यूशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर। ये किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर है। इसमें क्या हुआ था देखिए, क्या नाम है, इसमें फ्रूट्स की कई सारी वैरायटी जो हैं एकदम से ही हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, लाइक मैंगोज, बनानाज, कोकोनट्स, केशूज, नट्स वगैरह, इन सब की प्रोडक्शन 1991 से 2000 में एकदम से बूम प्रोडक्शन हुआ, इसलिए इसको गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और जो है द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हमारी इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। तो ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, गोल्डन रेवोल्यूशन का पीरियड आ सकता है और गोल्डन रेवोल्यूशन में किस चीज का प्रोडक्शन हुआ था, तो ये आ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये लास्ट ईयर आपके कोर्स से हटा दिया गया था, पर ये 2021 के कोर्स में फिर से जोड़ दिया गया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें इस साल पढ़ना है, लेकिन लास्ट ईयर नहीं था। तो बच्चे कंफ्यूज मत होना कि लास्ट ईयर नहीं था, इस साल है या नहीं है। तो इस साल इसको जोड़ दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। वैसे तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाती है तो एशियन टाइम में अगर इंडिया की बात की जाए तो शुरू से ही यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होता रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब होता है कि भाई मैन्योर वगैरह का यूज़ करना, ऐसे चीज़ों का यूज़ करना जिससे जो हमें फूड मिले वो बिल्कुल नेचुरल मिले, विदाउट केमिकल, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में भाई जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो उन केमिकल को छोड़ के, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्शन करना क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। देखिए क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, एनिमल एंड अदर प्रोडक्ट विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बिना यूज़ करे जो फार्मिंग होता है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। सिंपल सा है कि भाई जो केमिकल वाली चीज़ें हैं उसको हटा दी जाए तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मतलब नेचुरल चीज़ें से पहले जो क्या नाम है मैन्योर वगैरह यूज होता था,
ठीक है, मतलब कि जो गाय भैंस हुआ करती थी उनके गोबर से जो खाद वगैरह बनाया जाता था, उन सारी चीज़ों का यूज़ होता था। तो वो एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग था। आज के टाइम में फर्टिलाइजर यूज़ होता है जो कि एक केमिकल वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसी को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता था। अब इसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको समझ लेना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स, ठीक है, तो एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक सब्स्टिट्यूट बन के आया है। जो कॉस्टली इनपुट्स लाइक HYB सीड्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, तो एक तरह से उनका ये सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो जनरेट इनकम थ्रू द एक्सपोर्ट्स, ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है कि भाई एक्सपोर्ट से एक तरह से इनकम देता है। आज के टाइम में अदर कंट्री में भी क्या है, ऑर्गेनिक जो फूड्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो फूड्स हैं, क्योंकि वो फूड्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं तो उनकी डिमांड है, ठीक है, अदर कंट्री में डिमांड होता है, तो एक तरह से एक्सपोर्ट करने से ये इनकम देता है, ठीक, और शहरों में भी उसकी डिमांड है, तो इस तरह से ये भी एक तरह से इनकम देता है। फिर देखो प्रोवाइड्स हेल्दी फूड्स, ठीक है। अब भाई केमिकल यूज नहीं होगा, अब केमिकल से बनी हुई जो भी फूड्स वगैरह होंगे उससे बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा ये, ठीक है। इट इज़ गुड ऑप्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये गुड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जब की जाती है तो इसमें ज़्यादा लोग लगते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ज़्यादा कह सकते हो लेबर फोर्स लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए एक तरह से एक अच्छा ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। तो अभी तक आप सबको बेनिफिट समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसके कुछ लिमिटेशन भी है। अब क्या है, लेस प्रोडक्शन। अब देखिए केमिकल वगैरह यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, जो कि पहले कन्वेंशनल जो तरीका चलता आ रहा है जिसमें केमिकल वगैरह यूज़ किया जा रहा है, उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन बहुत कम होगा। उसका देखिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ देन स्प्रेड प्रोड्यूस, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है जो फूड वगैरह की, उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि आप केमिकल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसमें लगने वाले बैक्टीरियाज वगैरह इन सारी चीज़ों को मार दिया जाता है। बट यहाँ पर क्या ऐसा नहीं है, इसलिए क्या होगा कि ये भाई इनकी सेल्फ लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर होती है। चॉइस ऑफ द प्रोडक्शन कैन बी लिमिटेड इन ऑफ सीजन। अब क्या होता है, आज के टाइम में केमिकल वगैरह यूज़ करके तो क्या किया जाता है कि वो उन चीज़ों का भी प्रोडक्शन कर लिया जाता है जो जिन चीज़ों का सीजन नहीं चल रहा है। जैसे आप मैंगोज वगैरह देखोगे तो आपको जो मैंगो वगैरह हैं वो सारी जो है भाई विंटर सीजन में मिल जाती है, तो ऐसे समर सीजन के जो प्रोडक्शन है वो विंटर सीजन में मिल जाती है, और विंटर सीजन के जो प्रोडक्शन है वो समर सीजन में भी मिल जाते हैं। ये सारे केमिकल का ही एक वो है, यूज है कि केमिकल यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है जबरदस्ती। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होगा भाई, ऑफ सीजन की चीजें जल्दी नहीं मिलेंगी, एक लिमिटेशन हो जाएगा प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में एक लिमिटेशन होगा, वही चीजें होंगी जो सीजनल होंगी, सीजनल चीजें ही मिलेंगी, तो इसकी लिमिटेशन है। बट अगर देखा जाए कि हेल्थ के उसमें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ज़्यादा बेनिफिट देता है, कहीं कन्वेंशनल फार्मिंग जो केमिकल वगैरह यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इससे पहले पहला पार्ट मैंने बना ही दिया था, ये सेकंड पार्ट था, तो आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।